हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के सभी विद्यार्थियों के लिए आज का अध्ययन विषय है अनुसूची के गुण एवं दोष। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी से। जैसा पहले हमने अनुसूची की परिभाषा एवं विशेषताएं पिछली वीडियो में पढ़ी और इसकी विशेषताओं के आधार पर ही इसके गुण अवगुण का हम स्पष्टीकरण करेंगे। अन्य अनुसंधान प्रविधियों की तरह भी अनुसूची गुण और दोष दोनों को ही समाहित करती है, किंतु गुणों की तुलना में दोषों का योग कम है। परिणामतः अनुसूची सामाजिक अध्ययनों में एक उपयोगी प्रविधि के रूप में निरंतर प्रयोग होती रही है। हम पहले इसके गुणों की बात करते हैं। पहला गुण प्रत्यक्ष संपर्क। अनुसूची प्रविधि अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। इससे अनुसंधानकर्ता के सूचनादाताओं से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं, इसलिए वे सूचनाएं छिपाने का प्रयास नहीं करते हैं। इस प्रकार की सुविधा प्रश्नावली प्रविधि में नहीं थी, इसलिए अनुसूची प्रविधि अधिक उपयोगी है। दूसरा गुण बात करें तो अधिक प्रत्युत्तर या रेस्पॉन्स प्राप्त होने की संभावना प्रश्नावली की तुलना में, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछता है और यदि संपर्क ठीक प्रकार से किया जाता है तो उसमें सरलता से सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। इसमें प्रत्युत्तर की संभावना लगभग 100% रहती है, क्योंकि यदि अध्ययन इकाई किसी प्रकार का भी टाल मटोल करने का प्रयास करती है तो अनुसंधानकर्ता उसे समझा सकता है और उत्तर देने के लिए मना लेता है। परिणामतः प्रत्युत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा गुण है वास्तविक सूचनाओं की प्राप्ति। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को अवलोकन का अवसर भी मिल जाता है, अतः इस प्रविधि द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक यथार्थ या वास्तविक होती हैं। वास्तव में एक कुशल अनुसंधानकर्ता घनिष्ठ संपर्क द्वारा ऐसा माहौल बना देता है जिससे सूचनादाता स्वयं ही यथार्थ सूचना दे देता है, इसलिए भी अनुसूची महत्वपूर्ण है। चौथा गुण अनुसूची लिखने की सुविधा। इसमें क्योंकि औपचारिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः उनके उत्तर भी उसी समय स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा लिख लिए जाते हैं। या बहुविकल्पों पर जैसे यदि हमने सवाल जो हैं बंद प्रकृति के बनाए हैं तो उसमें जो हमने बहुविकल्प दिए हैं उनमें से जो भी विकल्प सूचनादाता द्वारा उचित बताया जाता है उसे चिन्हित कर लिया जाता है। इस सुविधा के कारण अनुसूची में
सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना को भूलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार एक अन्य गुण है निसंकोच सूचनाओं की प्राप्ति। अनेक बार किन्हीं कारणों से सूचनादाता अनेक प्रश्नों को उत्तर नहीं देना चाहते, परंतु अनुसूची में अनुसंधानकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य संपर्क का अवसर मिलता है तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा उसके मन में उत्पन्न संदेह समाप्त करके उसे निसंकोच सूचना प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है और उसकी सहायता कर सकता है। परिणाम से हमें अधिक उत्तर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य गुण सरल सांख्यिकीय विश्लेषण। अधिकांश अनुसूचियों में संकेतन पहले से ही कर लिया जाता है, अर्थात वैकल्पिक उत्तर भी प्रश्न के साथ लिखे रहते हैं। सूचनादाताओं को इन्हीं विकल्पों में से उत्तर देने पड़ते हैं, जिससे कि वर्गीकरण, सारणी तथा निर्वचन की प्रक्रिया अति सरल हो जाती है। अतः अनुसूची में प्रश्नों की पूर्व संरचना सांख्यिकीय विश्लेषण को अधिक सुविधाजनक बना देती है। प्रश्नों के सही तथा स्पष्ट उत्तर प्राप्त होने गुण अनुसूची में है, क्योंकि अनुसूची में यदि प्रश्न समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई अध्ययन इकाई को आती है तो सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। अतः इस प्रविधि द्वारा सभी प्रश्नों के सही एवं स्पष्ट उत्तर प्राप्त होने की संभावना प्रश्नावली की तुलना में अधिक होती है। इस कारण से यह प्रविधि अधिक उत्तम बनती है। अवलोकन की सुविधा। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके औपचारिक साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जिसके कारण से अवलोकन का अवसर भी मिल जाता है। इससे एकत्रित सूचनाओं की प्रामाणिकता की जांच करना सरल हो जाता है। इन सब गुणों के होते हुए भी अनुसूची में कुछ अवगुण भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे दोषों की। पहला अवगुण सीमित क्षेत्र का अध्ययन। अनुसूची का सबसे बड़ा दोष इसका प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र के अध्ययन के लिए ही किया जा सकता है। यदि सूचनादाता विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं तो सभी से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना एक कठिन कार्य हो जाता है। यदि अधिक कार्यकर्ता इसे भरने के लिए नियुक्त किए जाते हैं तो उनके द्वारा व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि अनुसूची में हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हम अपनी इकाई के समक्ष उपस्थित हों, तो परिणाम से इस प्रविधि का उपयोग केवल सीमित अध्ययनों के लिए ही किया जाता है। अधिक धन एवं समय। प्रत्येक सूचनादाता के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने, उनसे साक्षात्कार के लिए समय एवं स्थान का निर्धारण करने तथा फिर साक्षात्कार करने के लिए कई बार मिलना पड़ता है, जिससे समय, धन अधिक खर्च होता है। सार्वभौमिक प्रश्नों के निर्माण में भी कठिनाई होती है। ये भी इसका एक अवगुण है कि सूचनादाता विभिन्न प्रकार के जो पृष्ठभूमि से होते हैं, उनका शैक्षिक, बौद्धिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में काफ़ी अंतर होता है। अतः ऐसे
सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना एक कठिन कार्य हो जाता है जिन्हें सभी सूचनादाता एक ही अर्थ में समझें। परिणामतः अनेक प्रश्नों का निर्माण करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस होती है। सूचनादाताओं द्वारा पक्षपात की संभावना भी बनी रहती है, यह भी इसका एक अवगुण है। कई बार सूचनादाता अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व द्वारा इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि वह प्रत्येक बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत बताने लगता है, या उसमें हीनता की भावना आ जाए तो बहुत सी बातें छिपाने की कोशिश करता है तथा ऐसे उत्तर देता है जिससे उसकी हीनता की भावनाएं प्रकट ना हो सके। इससे सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। साक्षात्कार करने हेतु जब हमें अनेक साक्षात्कारकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के चयन एवं प्रशिक्षण की तैयारी करनी होती है, उसमें भी हमें कठिनाई देखने को मिलती है। यदि अध्ययन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है तो अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जो कि सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करके अनुसूची द्वारा सूचना एकत्रित कर। अच्छे कार्यकर्ताओं जो कि अपने कर्तव्य एवं विषय के प्रति निष्ठावान हों, चयन करना एक कठिन कार्य है तथा फिर उनको इस प्रकार से प्रशिक्षण देना भी एक कठिन कार्य है जिनमें कि उनके व्यक्तिगत विचार सूचनादाताओं को प्रभावित न करें तथा वे एक समान रूप से निर्देशों का पालन कर सकें। इन सब दोषों के होते हुए भी अनुसूची प्रविधि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में हमारे सामने आती है। धन्यवाद।